चलिए भाई बच्चों, ये लेसन हमने शुरू किया है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चलो बात ना करो अब। लेसन सेकंड है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये लेसन आपका सेकंड है। हाँ मालूम है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यूनिट आपकी ये थर्ड है, ठीक है। तो एक मिनट बता दें, एक मिनट हल्का सा रिवीजन कर दें। पोलराइजेशन में क्या किया गया कि लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माना गया। लाइट वेव दिख रहा है ना, लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माना गया। लाइट का मतलब एच न्यू एनर्जी, ठीक है। ये है आपका मैग्नेटिक वेक्टर, एक्स एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलोंग एच न्यू एनर्जी। तो लाइट वेव की स्थिति ऐसी मानी गई है। ये है एच न्यू एनर्जी, ये वाली, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेटिक वेक्टर। पर मेन वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक होता है, मैग्नेटिक का इफेक्ट बहुत कम होता है। तो पोलराइजेशन पढ़ने के लिए हमने इसको हटा तो हम नहीं सकते, पर एजम्पशन में सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर ही माना गया है। इलेक्ट्रिक वेक्टर या लाइट वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये है आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर, ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का दूसरा नाम ऑर्डिनरी लाइट। हिंदी मीडियम वाले जो इंटरमीडिएट में हिंदी में अगर पढ़े होंगे तो उसे बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश। जिसके पास ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एच न्यू एनर्जी, और सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं। सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं। तो ऐसी लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। तो ये है ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो बच्चों, ये पढ़ने के लिए परमानेंट वे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें मेन वेक्टर नहीं तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। आपसे पूछ देगा कैसे आपने इलेक्ट्रिक वेक्टर ही ले लिया, कैसे आपने लाइट वेक्टर ले लिया। तो हमने एक को माना है, एजम्पशन किया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर को। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं। मैग्नेटिक है, हम हटा नहीं सकते भाई, लाइट में हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। तो ये एजम्पशन किया गया कि लाइट वेक्टर सभी पॉसिबल डायरेक्शन में है, जिनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक वेक्टर। तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है। तो ऐसी लाइट को क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। अब आ गए प्लेन पोलराइज। दो चीज़ें बतानी पड़ती हर दिन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन के होंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन के होंगे। इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन के होंगे या इस डायरेक्शन के। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं,
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे ऐसे सभी पर वो इसके अलोंग नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर सभी पॉसिबल डायरेक्शन में। इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर या तो ये है और या ये दो ही होते हैं, ठीक है। ये प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल में और ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, ये प्लेन ऑफ बोर्ड के पैरेलल में, ये प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर। पर हम तो आपके अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब आइए टॉपिक पर, ये समझ गए अभी फ़िलहाल बस इतना। अब आइए ब्रूस्टर लॉ, जो टॉपिक आगे है, ये आपको इस लेसन में परमानेंट ध्यान रखते हुए चलना है। इस बार पढ़ाने के पैटर्न में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। जो भी थ्योरी आएगी पॉइंट में लिखवाएंगे, क्योंकि पेपर का अंत में एकदम से अचानक हो गया, पिछले बार अचानक एकदम से ऑब्जेक्टिव। तो आप पढ़ रहे हो सब्जेक्टिव, पेपर आ रहा है ऑब्जेक्टिव, तो बच्चे एकदम से कहाँ तक पॉइंट ढूंढेंगे? अब थ्योरी वर्किंग लिखी है तो उसमें कैसे कर पाएंगे? तो अब ये हमने डिसाइड किया कि पेपर जो भी हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। अब पता चला अभी डिसीजन ये है, अभी तक पिछले साल का हम बता रहे हैं कि फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर सब्जेक्टिव, सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव। अब मान लीजिए हम फर्स्ट ही पेपर पढ़ा रहे हैं, अभी अक्टूबर नवंबर में मीटिंग हो, उसमें वो बदल दें कि नहीं फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी दोनों सब्जेक्टिव। तो फिर नए सिरे से पढ़ाएंगे, जब नए सिरे से पढ़ाएंगे तो सिलेबस कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इस बार दोनों को लेके चल रहे हैं, थ्योरी पॉइंट में लिखाएंगे, प्रूफ हम कराते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर दिक्कत नहीं। इस पिछले बार ये भी हुआ कि बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन आए तो हम लोगों ने फिर रिवीजन करके पढ़ाया। तो इस बार ये नहीं कर रहे हैं। आपका जो बच्चा आ रहा है आगे पढ़ा रहे हैं, रिवीजन में उसका छूटा हुआ अलग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बता दें, हमने तो BSc पार्ट 2 के बच्चों का, क्योंकि हम फिर लग गए थे, पूरा ऑब्जेक्टिव जो हमने सब्जेक्टिव पे पढ़ाया था, पूरा ऑब्जेक्टिव पे कन्वर्जन करके उनको मैटर पूरा भेजा। और जिन बच्चों ने उस मैटर को पढ़ा, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ बना, जिन बच्चों ने उस थ्योरी को पढ़ डाला उनका पेपर अच्छा हुआ है। और जिन्होंने क्या किया, इधर उधर इजी नोट्स, इधर ये वाले नोट्स में लगे रहे, क्योंकि उनसे कन्फ्यूज़न होता है, एक टॉपिक में कुछ कह रहा है, दूसरे न्यूमेरिकल में कुछ कह रहा है, तीसरे। तो एक थ्योरी का बेस ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो लोगों को दिक्कत हुई, जो प्रॉपर हमने उसको ऑब्जेक्टिव पे तीनों पेपर कन्वर्ट किए और सबको मैटर भेजा है। अभी भी मेरे PDF में पढ़ा है तीनों पेपरों का, और उसको जो पढ़ गया वो 60-65 से ऊपर करा है, सही 75 करने थे। तो इस बार की भी स्थिति में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थ्योरी जो भी लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। डेरिवेशन ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो छोड़ दोगे, सब्जेक्टिव होगा तो करोगे, क्योंकि पता चला अक्टूबर में फिर डिसीजन होता है कि पता चला फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, हम सब्जेक्टिव पढ़ाए हुए तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए आपका, और बहुत जल्द आपको फर्स्ट लेसन की सीट भी दे देंगे और उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। तुम्हारा बेटा जो छूट गया है वो हम अलग से बुला के कराएंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए आज है, बहुत इजी टॉपिक है, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ में क्या किया गया, दो मीडियम लिए गए, एक है मीडियम 1, ये एयर हो सकता है, ये है मीडियम 2, ये ग्लास हो सकता है,
ठीक है। अब यहां पर ये हमने ले लिया नॉर्मल, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करिए। कितने एंगल पर? आईपी एंगल पर। अनपोलराइज्ड लाइट आईपी एंगल पर इंसिडेंट करिए, एक विशेष एंगल पर। एक जैसे ग्लास के लिए ये एंगल 57 डिग्री है, इस पर इंसिडेंट करिए। तो ये वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड थी, ये वाला वेक्टर वाला, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थी प्लेन पोलराइज्ड। और इधर थोड़ा सा कम हुई एंगल आर पर, ये लाइट थी ऐसी, ये भी थी प्लेन पोलराइज्ड, ये भी थी प्लेन पोलराइज्ड, ये भी। तो भाई जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो थोड़ा सा दब जाएगा, तो हमने हल्का सा दबा दिया, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये देखिए, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, ये वाला सरफेस जो है एस एस डैश, ये क्या कहलाता है? इंटरफेस सरफेस। तो एक ऑब्जेक्टिव है, इंटरफेस सरफेस क्या है? ए सरफेस विच सेपरेट द टू मीडिया, एक सरफेस है जो दो मीडियमों को अलग अलग कर रहा है। तो ये देखिए, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सरफेस, ठीक है, इंटरफेस सरफेस, ये नोट करते जाना। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं इंटरफेस सरफेस पर। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर, ये हमेशा नहीं होता, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक विशेष आपतन कोण, जो हमने क्या लिया? आईपी, एक विशेष आपतन कोण आईपी। इंग्लिश मीडियम रहे कि हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। कहाँ से इंटर किया? केबीएम से किया। अब बीएससी कहाँ से कर रहे हैं? ये इसलिए पूछ रहे हैं कि बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा था तुमने, फिजिक्स पढ़ी थी, तो इंग्लिश में पढ़ी थी कि हिंदी में कुछ पढ़ा था कि नहीं? तो हम तुमको वर्ड बताएंगे, तब धीमे धीमे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक विशेष आपतन कोण पर, आईपी पर, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, दोनों परावर्तित और अपवर्तित। ये वाली क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड। ये मालूम है ना, रिफ्लेक्टेड परावर्तित, और रिफ्रैक्टेड मतलब अपवर्तित। तो बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर प्लेन पोलराइज्ड, दोनों परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें प्लेन पोलराइज्ड होती हैं। एक डायरेक्शन वाली क्या कहलाएंगी? प्लेन पोलराइज्ड, और ये वाली क्या कहलाएगी? अनपोलराइज्ड, ठीक है। ये वाली क्या कहलाएगी? अनपोलराइज्ड। ये है अनपोलराइज्ड, और ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड।
तो एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ग्लास के लिए 57 है। एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस IP, both reflected and refracted light rays are plane polarized. Such type of angle of incidence इस प्रकार के आपतन कोण को, such type of angle of incidence is known as angle of polarization। उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक विशेष आपतन कोण पर, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक विशेष आपतन कोण पर, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर प्लेन पोलराइज्ड। दोनों परावर्तित और अपवर्तित, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज क्या होती हैं? प्लेन पोलराइज्ड। तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उसे हम कहते हैं ध्रुवण कोण। उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तीसरा पॉइंट, ब्रूस्टर लॉ के अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम N2 किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम। ये अपवर्तनांक लिखने का तरीका है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो हम उसे कैसे दिखाते हैं? 1N2। ठीक है, मान लिया इसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, इसका 1 है। ठीक है, तो N1 की वैल्यू है 1, N2 की वैल्यू है N। तो इसे आप ऐसे लिखोगे N2 अपॉन N1, N2 की वैल्यू N और ये 1, ये किसके बराबर? 10IP। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N बराबर 10IP। ये समझाने के लिए बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N बराबर 10IP ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। N बराबर 10IP। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N बराबर 10IP। तुम लोग का ऐप डाउनलोड है? ऐप डाउनलोड है, हटाया तो नहीं है तुम्हारा? तुम लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी मोबाइल लाई हो ना, लगा दो। लाई हो? तुम लाई हो? प्ले स्टोर से अखंड फिजिक्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड, तुम्हारा तो डाउनलोड होगा। हटाया तो नहीं इनका? नीतीश ऐप हटाया तो नहीं है? हटा दिया तो लाए हो मोबाइल?
तो डाउनलोड कर लो फिर से। तुम्हारा अब से डाउनलोड है ना, नहीं उसमें भी रख दें। पहले सोच रहे थे ऐप ना करें, फिर बंसल सर कहे कि नहीं ऐप को भी रिन्यू करा लो, तो रिन्यू करा लिया, तो फिर ऐप पे भी करा सकेंगे। फिर से देखिए जरा, ब्रूस्टर्स लॉ पर आपने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी एक विशेष एंगल पर। वो एंगल होता है 57 ग्लास के लिए, अदर सब्सटेंस के लिए अलग अलग बनता है। तो एक विशेष एंगल पर आपने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी, तो रिफ्लेक्टेड भी प्लेन पोलराइज्ड होती है और रिफ्रैक्टेड भी प्लेन पोलराइज्ड होती है। रिफ्लेक्टेड भी प्लेन पोलराइज्ड होती है और रिफ्रैक्टेड भी प्लेन पोलराइज्ड होती है। ठीक है, तो वही हमने लिखा, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सरफेस। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं इंटरफेस सरफेस पर। कौन सी लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी इंटरफेस सरफेस, ए सरफेस विच सेपरेटिंग द टू मीडिया। एक सरफेस है जो दो माध्यम, ये वाला डेंस, ये वाला एयर, को अलग अलग कर रही है, तो उस सरफेस को क्या कहते हैं? इंटरफेस सरफेस। अब क्या होता है कि एक विशेष एंगल आईपी पर, बेटा नोट कर लो फिर बताएं, जल्दी नोट कर लो। उससे मतलब नहीं, मोनोक्रोमेटिक भी ले सकते हो, वाइट लाइट भी ले सकते हो। वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आपको फ्रिंज पैटर्न चाहिए होता है, और अगर आप कलर्ड सोर्स, वाइट लाइट सोर्स ले लोगे तो वहाँ पर कलर फ्रिंजेस बनेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो उनमें अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ मोनोक्रोमेटिक भी ले सकते हैं, वाइट लाइट सोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। तो देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी एक पर्टिकुलर एंगल पर, तो रिफ्लेक्टेड भी ऐसी वाली प्लेन पोलराइज्ड मिली और रिफ्रैक्टेड वाली ये वाली प्लेन पोलराइज्ड मिली। तो हमने क्या लिखा? व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन इंटरफेस सरफेस। तो एक ऑब्जेक्टिव है कि इंटरफेस सरफेस क्या है, तो याद कर लेना, ए सरफेस विच सेपरेटिंग द टू मीडिया। दो माध्यमों को अलग अलग करे तो मीडियम को क्या कह देते हैं? मीडिया। ए सरफेस विच सेपरेटिंग द टू मीडिया इज नोन एज इंटरफेस सरफेस। अब एक विशेष एंगल पर लाइट रेज इंसिडेंट करी आईपी पर, तो रिफ्लेक्टेड भी प्लेन पोलराइज्ड हुई और रिफ्रैक्टेड भी प्लेन पोलराइज्ड हुई। तो एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी, बोथ रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, एंड रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड, आर प्लेन पोलराइज्ड। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, परावर्तित रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड मतलब अपवर्तित प्रकाश किरणें क्या होती हैं? प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, समतल ध्रुवित होती हैं। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण कोण कहते हैं। ठीक है, अब ब्रूस्टर लॉ में ये बताया गया कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका? सेकेंड मीडियम का। किसके सापेक्ष? पहले। अब जहाँ से जहाँ रे जाती है, तो रे कहाँ से जा रही है? फर्स्ट मीडियम से सेकेंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सेकेंड मीडियम का। किसके सापेक्ष होगा? फर्स्ट। तो ये होगा 1n2 होगा। 1n2 का मतलब होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो n अपॉन 1 किसके बराबर? 10 IP। ठीक है, 10 IP, तो n बराबर 10 IP। ये हुआ। बताइए बच्चों, आ गया ना? तो मैं बताओ कहीं दिक्कत तो नहीं? अब यहां पर स्नेल्स लॉ भी लगाएं, स्नेल्स लॉ लगाएं। स्नेल्स लॉ का प्रूफ सेकंड पेपर में भी है आपका। यहां पर देखिए स्नेल्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और वो क्या है n, है ना। अब क्लियर है ना, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, फर्स्ट मीडियम का है 1, तो क्या हो गया n/1। तो n बराबर क्या होता है sin IP अपॉन sin R, एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन। तो इंसिडेंस की साइन sin IP, रिफ्रैक्शन की साइन sin R। अब दोनों को बराबर कर लीजिए, दोनों n के ही बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों बराबर कर लीजिए। तो 10IP sin IP, आज ये वो क्यों नहीं आए, अमरेंद्र क्यों नहीं आए? चले गए, मैथ पढ़ के सीधा घर चले गए। तो कहीं गया होगा। टेन IP बराबर sin IP अपॉन sin R, बराबर कर लिया, ठीक है। अब 10IP की वैल्यू है sin IP अपॉन cos IP, ये वैल्यू sin IP अपॉन sin R, साइन साइन कट गया, तो cos IP बराबर sin R, cos IP बराबर sin R। cos IP की वैल्यू, अब इसे कन्वर्ट कर लो, साइन को cos में कैसे करोगे, π/2 से घटा लीजिए, तो cos IP, तो ये क्या होगा cos π/2 माइनस R, ये होगा दोनों cos में कन्वर्ट करने के, नोट कर लीजिए। अब आपने दोनों के कॉस हटा दिए, IP बराबर π/2 माइनस R, IP प्लस R बराबर π/2, IP प्लस R बराबर π/2, ये एंगल का सम π/2, तो ये बचा जाके ये क्या हो गया π/2। भाई पूरा तो 180 होगा, तो ये और इसका सम 90, तो बचा वाला 90 बचा ना भाई, ये वाला IP प्लस R π/2, इसका सम π/2 90, तो बचा वाला ये वाला क्या हो गया 90। मतलब आपकी बोथ लाइट रेज परपेंडिकुलर है, हैंस रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट and refracted plane polarized light are mutually perpendicular to each other, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये और ये, इससे ये क्लियर हुआ भाई। ये और इसका सम 90, तो ऑब्वियसली ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90, तो ये दोनों क्या हो गई परपेंडिकुलर, ये इससे और प्रूफ होके आता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
के पोलराइजेशन एंगल पर, एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी पर रिफ्लेक्टेड वाली और रिफ्रैक्टेड वाली प्लेन पोलराइज लाइट रेज क्या होती हैं? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नोट कर लीजिए जल्दी से। लॉन्गिट्यूडनल वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के उनके वाइब्रेशन पैरेलल में होते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लाइट वेव के वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। हाँ, पोलराइज किसको नहीं किया जा सकता? पोलराइज सिर्फ लेज़र लाइट को नहीं किया जा सकता, बाकी तो सब पोलराइज होते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोडियम लैंप वाली भी पोलराइज होती है। बस लेज़र लाइट बीम क्या होती है? बहुत ज़्यादा फाइन होती है, बहुत ज़्यादा संकीर्ण होती है, तो उसको पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी सब पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, चाहे मोनोक्रोमेटिक हो चाहे वाइट लाइट। देखिए, ब्रूस्टर लॉ में लाइट रेज इंसिडेंट हुई किस एंगल पर? आईपी। नोट हो गया बेटा? आईपी एंगल पर। ये रिफ्लेक्टेड वाली प्लेन पोलराइज्ड मिली और रिफ्रैक्टेड वाली प्लेन पोलराइज्ड मिली। ठीक है, अब हमने स्नेल्स लॉ लगाया, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, फर्स्ट मीडियम का 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट n साइन आई पी अपॉन साइन, यही पढ़े हो? स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो किसके बराबर? n के। अब आपने ब्रूस्टर लॉ में पढ़ लिया कि म्यू का मान किसके, n का मान किसके बराबर है? 10 IP के। ये आपने पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10 ऑफ IP पोलराइज। इन दोनों को बराबर कर दिया, 10 IP साइन IP अपॉन साइन R। 10 IP की वैल्यू साइन IP अपॉन कॉस IP, साइन IP अपॉन साइन R। साइन से साइन कट गया, कॉस IP बराबर साइन R, तो कॉस IP साइन R की वैल्यू है कॉस पाई बाई 2 माइनस R। दोनों के कॉस हटा दिए, तो IP बराबर पाई बाई 2 माइनस R। IP प्लस R बराबर पाई बाई 2, IP प्लस R बराबर पाई बाई 2। मतलब IP ये है और R ये है, ये दोनों का सम क्या है? पाई बाई 2। ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या बचा जाए, क्योंकि पूरी लाइन में तो 180 है ना, तो IP प्लस R पाई बाई 2, तो ये दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो यही आ गया IP प्लस R बराबर पाई बाई 2। इसका मतलब है हैंस रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब बच्चों आइए, तुम चले जाओ, तुम ऑनलाइन पढ़ लेना, बस 10 मिनट। आगे आइए, ये पहला टॉपिक है बीएससी के अकॉर्डिंग। यहाँ तक तो आप इंटरमीडिएट और बेस पढ़ रहे थे। ठीक है, अब किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा वो बात अलग है, पर यहाँ तक आपका बेसिक चीज़ें थी। अब आइए, बीएससी का मेन टॉपिक यहीं से शुरू होता है, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से मेन शुरुआत हुई और ये बेस है।
ये मेन है, यहाँ से मेन शुरुआत हुई। अब भाई आपको ये पता होना ही चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऐसे वाइब्रेशन हैं या ऐसे हैं, तो उन्हें कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, और जिसमें सब डायरेक्शन के होते हैं तो उन्हें कहते हैं अनपोलराइज। इतनी बात आप ध्यान रख के चलिए। देखिए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, देखिए कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, जिस पर आप अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हो तो दो प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। एक ये वाले वाइब्रेशन वाले, एक ये वाले। एक ये, दो प्रकार की ये वाली भी मिल रही है और ये वाली भी मिल रही है, ठीक है। मतलब जैसे ही आप यहाँ क्रिस्टल में जाएगी रेज, ये इस तरीके की रेज हो जाती है और इस तरीके की भी रेज, दो प्रकार की रेज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। तो यही लिख रहे हैं, when unpolarized light is incident on the certain crystals, when unpolarized light is incident ऑन सर्टेन क्रिस्टल्स, इंसिडेंट करते हैं सर्टेन क्रिस्टल्स पर, क्रिस्टल्स विच गिव द टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो देता है दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट, विच गिव द टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि आपको देता है दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इज नोन एज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट देते हैं। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन क्रिस्टल्स विच गिव द टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो देते हैं दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इज नोन एज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। हम उन्हें क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी, इसने दोनों दी, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी, इसने ये वाली भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट दी, ये वाली भी। एक क्या है? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और एक क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऐसे है, तो तुम कहोगे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, और इसे क्या कहोगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। दोनों प्रकार की रेज देता है। तो वही लिखा है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन क्रिस्टल विच गिव द टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो हमें देता है दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इज नोन एज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, जो दोनों प्रकार की रेज देता है। अब ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल को हमने दो क्लास में डिवाइड किया, एक है यूनिएक्सियल और एक है बाईएक्सियल। यूनिएक्सियल और दूसरा है बाईएक्सियल।
ठीक है, डबली रिफ्रैक्टिंग crystals are divided into two class। इनको हमने दो क्लास में डिवाइड किया। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल को डिवाइड किया है दो क्लास में। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास। पहला है यूनिएक्सियल क्रिस्टल और दूसरा है बाईएक्सियल क्रिस्टल। यूनिएक्सियल क्रिस्टल और बाईएक्सियल। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक यूनिएक्सियल और एक बाईएक्सियल। वन इज यूनिएक्सियल एंड अदर इज बाईएक्सियल। बेटा समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत लगे पूछ लेना, है ना। यूनिएक्सियल और दूसरा है बाईएक्सियल। अब तीसरा पॉइंट, यूनिएक्सियल क्रिस्टल, वो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जिनके पास सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होती है। दोज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैविंग सिंगल ऑप्टिक एक्सिस, वो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जिनकी एक ही प्रकाशिक अक्ष होती है। भाई जैसे क्रिस्टल है उसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसी है, तो प्रकाशिक अक्ष जो होती है ऑप्टिक एक्सिस वो होती है जिसके अलोंग लाइट रेज बिना डेविएट करे मूव कर जाती है, बिना डेविएशन के मूव कर जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक एक्सिस। दोज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैविंग सिंगल ऑप्टिक एक्सिस इज नोन एज यूनिएक्सियल क्रिस्टल। एक्सियल क्रिस्टल, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिएक्सियल क्रिस्टल। इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट। कैल्साइट है इसका एग्जाम्पल। कैल्साइट का CaCO3 होता है स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। और दूसरा है क्वार्ट्स, इसका होता है SiO2। SiO2। तो ये हैं आपके यूनिएक्सियल क्रिस्टल। याद रखिएगा यूनिएक्सियल ही आपका BSc के सिलेबस में आगे बढ़ता है, बाईएक्सियल नहीं बढ़ता, यूनिएक्सियल को ही आगे बढ़ाते हैं। दोज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैविंग सिंगल ऑप्टिक एक्सिस, वो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जिनकी सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होती है इज नोन एज यूनिएक्सियल क्रिस्टल। उसका एग्जाम्पल है कैल्साइट CaCO3 और क्वार्ट्स SiO2। क्वार्ट्स है SiO2, ठीक है। ये इनकी ऑप्टिक एक्सिस सिंगल है, ठीक है। जैसे आपका ये क्रिस्टल लिया कैल्साइट का, तो उसकी एक ही ऑप्टिक एक्सिस ऐसे, ये होती है ऑप्टिक एक्सिस। एक सिंगल ऑप्टिक एक्सिस कैल्साइट की एक कॉर्नर से होकर जाती है बीचों बीच में। जैसे ये रूम है, इस कॉर्नर से ऐसे ऑप्टिक एक्सिस जा रही है, ठीक है।
कुछ क्रिस्टल्स में ऐसी होती है सीधी सीधी ऑप्टिक एक्सिस होती है। अब देखिए दूसरा है बाई एक्सियल क्रिस्टल। बाई एक्सियल क्रिस्टल वो है जिनकी डबल ऑप्टिक एक्सिस होती है। अब हेडिंग डालिए, चौथा पॉइंट है बाई एक्सियल। बाई एक्सियल क्रिस्टल those doubly refracting crystal having double optic axis, those doubly refracting crystal having double optic axis, double optic axis, those doubly refracting crystal having double optic axis, उनके पास डबल ऑप्टिक एक्सिस होती है। ठीक है, डबल ऑप्टिक एक्सिस इज नोन एज बाई एक्सियल क्रिस्टल। बाई एक्सियल क्रिस्टल उन्हें हम क्या कहते हैं? बाई एक्सियल क्रिस्टल। वो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जिनकी डबल ऑप्टिक एक्सिस होती है उन्हें बाई एक्सियल क्रिस्टल। इसका एग्जाम्पल है टोपाज Al2 SiO4 FOH का होगा, ये इसका स्ट्रक्चर। और दूसरा है आर्गोनाइट। दूसरा आर्गोनाइट CaCO3। आर्गोनाइट का स्ट्रक्चर, कैल्साइट का स्ट्रक्चर दोनों सेम। ठीक है, CaCO3। टोपाज का ज़्यादा बड़ा है, Al2 SiO4 FOH का होल 2। तो ये स्ट्रक्चर ही ऑब्जेक्टिव का है। सिंगल ऑप्टिक एक्सिस वाले यूनी एक्सियल क्रिस्टल, डबल ऑप्टिक एक्सिस वाले बाई एक्सियल। अब बाई एक्सियल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, जो चलेगा वो यूनी एक्सियल क्रिस्टल ही चलेगा। यूनी एक्सियल क्रिस्टल ही चलेगा। ठीक है, यूनी एक्सियल क्रिस्टल ही आगे चलेगा। तो देखिए, दोज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैविंग सिंगल ऑप्टिक एक्सिस, वो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जिनकी सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होती है। तो सिंगल ऑप्टिक एक्सिस वाले को हम क्या कहते हैं? आपका यूनी एक्सियल क्रिस्टल। इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट CaCO3, क्वार्ट्ज SiO2। दोज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैविंग डबल ऑप्टिक एक्सिस इज नोन एज बाई एक्सियल क्रिस्टल। इसका एग्जाम्पल है टोपाज Al2 SiO4 FOH का होल 2, और दूसरा है आर्गोनाइट CaCO3। तो डबल ऑप्टिक एक्सिस वाले को आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ तक भाई बच्चों आज क्लास रखते हैं। अब डबल रिफ्रैक्शन और कैल्साइट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगले टर्न पर तुम्हें लिखा है।